हेलो नमस्कार सभी को। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इंडिया जीके की जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उसको हम कवर करेंगे और विद डिटेल के साथ आपको कवर कराएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिल सके। ये क्लास आपके हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखो। पंचायती राज के अंदर जो SC और ST को आरक्षण दिया गया था कौन से संविधान संशोधन के तहत? 83वें संविधान संशोधन के अंदर पूछ लिया किस वर्ष के अंदर पारित हुआ था। भी किस वर्ष के अंदर पारित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, 2000 के अंदर। यहीं से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बने उनको हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जब भारत के संविधान संशोधन के अंदर इसी के तहत एक और संशोधन हुआ था और इस कानून के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243A के अंदर ये संशोधन कर ये व्यवस्था कर दी गई थी कि जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनको पूरी तरह से आबाद अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता नहीं है भी। और भारत का संविधान संशोधन है जो 83वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2000 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? भारत के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 के अंदर की गई थी। जैसे कि अगर बात करें भारत के अंदर प्रथम औद्योगिक नीति तो 1948 के अंदर घोषित की गई थी और उदारीकरण की घोषणा की अगर बात करें 24 जुलाई 1991 के अंदर। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। भारत के अंदर प्रथम कारखाना एक्ट की बात करें 1881 के अंदर और औद्योगिक नीति 1956 को भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान भी कहा जाता है। अभी लघु संविधान किसको कहा जाता है? जो औद्योगिक नीति 1956 के अंदर हुई थी भारत के अंदर औद्योगिक क्षेत्र का लघु संविधान भी कहा जाता है। और प्रथम कारखाना एक्ट की बताएं तो 1881 के अंदर लाया गया था। लगभग क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ आपके साथ कवर करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु ये किया गया था। यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा को कवर कर लेते हैं। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक पूछ ली जाती है अक्सर एग्जाम के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ समिति का गठन किसके लिए किया गया था? मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु किया गया था। और जो मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। और इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, भारत के अंदर केंद्रीय बैंक की स्थापना का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? वारन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1773 के अंदर किया गया था। वारन हेस्टिंग से रिलेटेड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, कहाँ के गवर्नर थे? बंगाल के गवर्नर थे। वारन हेस्टिंग से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, वारन हेस्टिंग ने 1773 के अंदर किसको जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना का सुझाव दिया था? ब्रिटिश सरकार को। और 1807 और 8 के अंदर बॉम्बे सरकार को किस सदस्य के द्वारा एक जनरल बैंक की योजना का प्रस्ताव किया गया था? तो रॉबर्ट रिचर्ड के द्वारा। और 7 के अंदर किस आयोग के द्वारा 1926 के अंदर अपनी रिपोर्ट के अंदर देश के एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की अनुशंसा की गई थी? हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी। हिल्टन आयोग के बाद कौन सी समिति का गठन होता है? तो हिल्टन आयोग के बाद किस समिति का गठन किया गया था? जिसकी सिफारिशें आने के बाद भी भारत के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना होनी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगी थी। तो हिल्टन आयोग के बाद केंद्रीय बैंक जांच समिति का अस्तित्व हुआ था, यानी कि केंद्रीय जांच समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट डाटा उसको कवर कर लेते हैं। योजना आयोग का विघटन की अगर बात करें 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री होता है और इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजीव कुमार। यहीं पर बात करें, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इंपॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, जो संसद और कार्यपालिका दोनों पर कौन नियंत्रण करता है? संसद और कार्यपालिका। और ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। संसद हो या फिर कार्यपालिका, दोनों के ऊपर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है
और संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी, अनुच्छेद 74 के अंदर प्रधानमंत्री का उल्लेख मिलता है। और लोक निर्वाचित लोकसभा का नेता कौन होता है? अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ ले, लोक निर्वाचित लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध के अंदर संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख है? तो अनुच्छेद 75A के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर भी किस प्रकार के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित है? यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र हुआ है, किस अनुच्छेद के अंदर आता है राष्ट्रपति की शक्तियां? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट, अनुच्छेद 53 के अंदर। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की अगर बात करें 75(1) के अंदर। और इंपॉर्टेंट डाटा उसको कवर कर लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां किसके अंदर होगी? अनुच्छेद 53 के अंदर। अनुच्छेद 51 के अंदर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कार्य करें। अनुच्छेद 52 की अगर बात करें, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, जिसके अंदर कौन कौन लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होता है। नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट बन जाता है भी, भारत का महान्यवादी, भारत का नियंत्रण और मालिका प्रशिक्षण की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्य तथा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को राज्यसभा के अंदर कितने व्यक्ति द्वारा नामित करने का अधिकार है? तो टोटल 12। राष्ट्रपति को लोकसभा के अंदर कितने व्यक्ति नामित करने का अधिकार है? तो टोटल 2 हो जाएंगे, 2 सदस्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति तो हो गया उपराष्ट्रपति। राज्यसभा पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा संसद का कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। यहीं पर लोकसभा होगी वो निम्न सदन होगी। राज्यसभा के अगर सदस्यों का चुनाव की बात करें तो अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। राज्यसभा का विधानसभा के सदस्य राज्यसभाओं के सदस्य के द्वारा ही चुने जाते हैं। राज्यसभा एक क्या है? स्थायी सदन है, जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर रहता है तब वह राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट हो जाता है भी, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के संविधान के अंदर एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति का जिक्र हो तो अनुच्छेद 63 के अंदर। और किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभा अध्यक्ष होता है? ये भी पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 63 के अंदर ही भी। और उपराष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट और हो जाता है भी, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 66(3) के तहत उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार की आयु का अगर जिक्र हुआ है तो 35 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 66(a) के तहत होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इंडियन पॉलिटिकल को हमने डिटेल से आपको कवर करवाया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भी नीलगिरी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। भारत के अंदर पहला जीव आरक्षण क्षेत्र नीलगिरी के अंदर स्थापित है। और इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है उनको भी कवर कर लेते हैं, जैसे कि रणथंभौर हो गया और केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। ये सारे के सारे भारत के राजस्थान के अंदर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी कहलाती है? नीलगिरी पहाड़ी कहलाती है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को अलग करने वाली। और नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी पूछ ले तो दोदा बेटा हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें, अंडमान और निकोबार द्वीपों का समूह कौन सी खाड़ी के अंदर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर है। यहीं से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा बन सकता है उसको हम आपको साथ कवर कर रहे हैं भी। नीलगिरी जैव आरक्षित है क्षेत्र कितने क्षेत्रफल के अंदर है? तो 5.520 मिलियन हेक्टेयर के अंदर। अगर हम बात करें नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब होती है? 1986 के अंदर होती है। अगर हम बात करें नंदा देवी, जो कहाँ पर है? भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हेक्टेयर के अंदर है? तो 0.016 मिलियन हेक्टेयर के अंदर। अगर हम बात करें नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना कब होती है? 1988 के अंदर स्थापना होती है। एक मेघालय के अंदर नेकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र है, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात करें 0.08 मिलियन हेक्टेयर। अगर इसकी स्थापना की बात करें 1988 के अंदर। और एक आ जाता है इंपॉर्टेंट, जो ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र, इसकी स्थापना पूछ ले तो 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जितने भी जैव आरक्षित क्षेत्र उनको हमने आपके साथ कवर किया।
क्लास अच्छी लगे तो भी लाइक करें। आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सप्रस करती है? किस देश के साथ भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगेगी? तो बांग्लादेश के साथ। इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हम कवर कर लेंगे, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पता है बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर तक? 4096.7 किलोमीटर की सीमा के साथ लगती है। अगर हम यहीं पर बात करें, ये सीमा है कितने राज्यों के साथ? भारत के राज्य की अगर बात करें तो पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के साथ लगती है। जबकि अगर पूछ ले छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो अफगानिस्तान देश के साथ। कितने किलोमीटर तक? 106 किलोमीटर तक भी। और इंपॉर्टेंट डाटा है जो यहीं पर हम कवर करेंगे, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा लगती है, जो सीमा रेखा है, उसका नाम क्या हो जाता है? डूरंड लाइन। अक्सर एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा, जो भी हम क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, चाहे आपका एसएससी हो, एचएससी हो, डिफेंस का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो बैंकिंग के अंदर, ये क्वेश्चन वहीं से आपके पूछे गए हैं। और एनटीए के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। भारत और चीन के बीच के अंदर कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन हो जाएगी। भारत चीन के बीच मैकमोहन लाइन, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी हो जाएगी? डोरंड लाइन भी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच पूछ ले तो रेड क्लिफ लाइन भी। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच। भारत और नेपाल के बीच की सीमा पूछ ले 1751 किलोमीटर। भारत और म्यांमार की सीमा पूछ ले 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच की सीमा पूछे तो 699 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा पूछे तो 106 किलोमीटर, जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं सबसे लंबी, 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच 3023 किलोमीटर। ये थी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो आपको कवर करवाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत के अंदर सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया? भी सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र ओडिशा राज्य के अंदर। ओडिशा की अगर राजधानी की बात करें भुवनेश्वर हो जाएगी, महाराष्ट्र की मुंबई हो जाएगी, गुजरात की गांधीनगर, और आंध्र प्रदेश की, आपको कमेंट करना है भी आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी होगी भी। अगर हम यहीं पर बात करें, ओडिशा के अंदर जो सफेद बाघ प्रजनन केंद्र है 70% बाघों को संरक्षण प्रदान करता है। बाघों की संख्या को बराबर रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कब की गई थी? 1973 के अंदर। उत्तराखंड के अंदर भी एक जिम कॉर्बेट, भारत का जो पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर, जिम कॉर्बेट, इसकी स्थापना की अगर बात करें 1936 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वस्त्र उद्योगों के अंदर निम्नलिखित में से बताना है भी किसका प्रचुर मात्रा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? वस्त्र उद्योग के अंदर सूत का भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहीं पर इंपॉर्टेंट डाटा उसको कवर कर लेंगे, जैसे कि सूत वस्त्र की जन्मभूमि कौन सी होगी? भारत होगी। और कपास को प्राचीन काल में यूनानी क्या बोलते थे? यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो सिडोन कहा जाता था। यूनानी क्या कहते थे? सिडोन कहते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर सूती वस्त्र का प्रमाण भी मिलता है, इंपॉर्टेंट डाटा है ये भी। और भारत के अंदर अगर सूती वस्त्र के कारखाने पूछे तो मुंबई के अंदर भी है, अहमदाबाद के अंदर और कानपुर के अंदर भी स्थित हैं भी। कपास की खेती के लिए अगर बात करें कौन सी मिट्टी जरूरी हो जाती है? तो काली मिट्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्रों के अंदर काफी अधिक संख्या के अंदर पाई जाती है। काली मिट्टी के अंदर जल धारण की अक्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और सबसे अधिक सूती मील की अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर होती है भी। एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट सारा डाटा आपको कवर करवा दिया। बस उम्मीद यही रखते हैं भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरे को भी नेक्स्ट वीडियो बनाने के अंदर बहुत सारा मोटिवेशन मिल सके भी। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का सचिवालय की अगर बात करें काठमांडू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। अब सार्क की बात हुई है तो सब कुछ हम कवर कर देंगे आपके साथ। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। सार्क की स्थापना की अगर बात करें 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर। सार्क के पहले 7 सदस्य देश होते थे। अप्रैल 2008 के अंदर 8वां सदस्य देश बना दिया गया था। कौन सा देश बना था? अफगानिस्तान बना था। सार्क की अध्यक्षता की अगर बात करें तो मेजबानी देश ही करते हैं। सार्क का सदस्य देश की अगर बात करें टोटल हो गए आपके 8, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और
अफगानिस्तान भी। अगर हम बात करें सार्क बैंक और सार्क विश्वविद्यालय की, सार्क बैंक और सार्क विश्वविद्यालय भारत के अंदर है, वाशिंगटन के अंदर विश्व बैंक का मुख्यालय। बहुत बार एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ ले, द नीदरलैंड द हैग के अंदर भी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड द हैग के अंदर। सार्क क्या है? अक्सर एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ भी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, इसकी स्थापना 1985 के अंदर। मुख्यालय आपको बता दिया काठमांडू के अंदर। सदस्य देशों की संख्या आपको बता दी 8। उद्देश्य क्या है सार्क का? उद्देश्य की अगर बात करें, पारस्परिक आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग प्रदान करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है भी? और ये जो आपके साथ क्वेश्चन कवर कर रहे हैं भी, 15 क्वेश्चन आपके एंटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित, जो एनटीए ने पिछले एग्जाम के अंदर चाहे किसी भी प्रकार का एनटीए ने एग्जाम जीएस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा हो, उसको भी साथ के अंदर यहाँ पर डाल दिया और इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं भी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी? लिम्पोपो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है भी। अगर कांगो नदी की बात करें तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर बात करें भारत के अंदर माही नदी है, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और निम्नलिखित में से पूछ लिया भी कौन सा वर्त का उदाहरण है? तो भूमध्य रेखा भी, यानी कि ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल का एग्जाम्पल की अगर बात करें, भूमध्य रेखा भी। और इंपॉर्टेंट डाटा उसको देख लेते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा होती है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का व्यास कैसे होता है? यानी कि जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो व्यास क्या होगा? ऑटोमेटिक घटेगा भी। ठीक है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर। और भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर बांटेगी? तो ऐसा कोई भी अक्षांशीय रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 भागों के अंदर बांटेगी, ओनली भूमध्य रेखा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के अंदर 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। नालंदा के अंदर भी। नालंदा के अंदर 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इस क्लास के अंदर हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एचएससी सीईटी के एग्जाम के अंदर पूछती है, उनसे उठाकर 3-3, 4-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं भी। भारत के अंदर 5वीं सदी के अंदर प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा हो जाएगा। अब नालंदा विश्वविद्यालय को डिटेल से कवर कर लेंगे, जैसे कि इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 436 ईस्वी के अंदर। अगर हम यहीं पर बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय को पुष्यभूति वंश और पाल वंश के शासकों ने राजकीय संरक्षण दिया था भी। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। वाराणसी का अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो काशी हो जाता है। काशी की अगर बात करें कौन सी नदी के किनारे पर है? तो गंगा नदी के तट पर है। अगर हम बात करें घटोत्कच का उत्तराधिकारी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको कवर करवा रहे हैं। घटोत्कच का उत्तराधिकारी या फिर गुप्त हला प्रतापी राजा कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्र गुप्त का। और समुद्र गुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट डाटा है भी। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसने प्रदान की थी? डॉक्टर वी स्मिथ के द्वारा। और इंपॉर्टेंट डाटा है उसको भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर बात करें नालंदा बिहार की स्थापना किसके शासनकाल के अंदर? कुमार गुप्त के अंदर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डाटा आपको कवर करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव रखी? जब मुगल राज्य की स्थापना होती है तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। कब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 को होता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। दूसरा युद्ध की अगर बात करें पानीपत का 1556 के अंदर होता है। तीसरा युद्ध की अगर बात करें 1761 के अंदर होता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर होता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपको बताया 1576 के अंदर होता है। तेलिकट्टा का युद्ध आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, तालिकोट्टा का युद्ध कब होता है। अभी पानीपत का प्रथम युद्ध है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा उसको भी कवर कर लेंगे। पानीपत का पहला युद्ध की अगर बात करें तो उत्तरी भारत के अंदर लड़ा गया था।
और मुगल साम्राज्य की नींव रख दी थी। मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत के पहले युद्ध के कारण ही रखी गई थी और इस युद्ध के अंदर तोपखानों की लड़ाई भी शामिल हो गई थी। जैसे कि अगर बात करें 1526 के अंदर युद्ध होता है हरियाणा जीके के अंदर, आपको पानीपत के प्रथम युद्ध हो चाहे दूसरा युद्ध हो तीसरा युद्ध, हर क्वेश्चन को हमने डिटेल के साथ करवाया। भी 1526 के अंदर युद्ध होता है, किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर अगर इंपॉर्टेंट डाटा पूछ ले तो इस युद्ध के अंदर बाबर ने कौन सी पत्ती इस्तेमाल की थी? तुगलकनामा पत्ती का प्रयोग किया था। और मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण होती है। प्रथम युद्ध 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। दूसरा युद्ध 1556 के अंदर किसके बीच होता है? विक्रमादित्य, हेमचंद्र और अकबर के बीच होता है। अकबर की विजय प्राप्त होती है। पानीपत का तीसरा युद्ध की बात करें मराठा और अफगानों के बीच होता है। कब होता है? 1761 के अंदर होता है। प्लासी का युद्ध की अगर बात करें 23 जून 1757 को होता है। अगर हम प्लासी की बात करें तो प्लासी नादिया जिला के अंदर भी, नादिया जिले के अंदर भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है। तालीकोटा के युद्ध की बात करें 23 जनवरी 1565 को होता है और इस युद्ध के अंदर विजयनगर राज्य का पतन हो गया था। तालीकोटा के युद्ध के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध की अगर बात करें 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र। भी इंपॉर्टेंट डाटा है। नील की खेती से, नील दर्पण से, रविंद्रनाथ टैगोर से, बंकिम चंद्र चटर्जी से, सब कुछ हम कवर कर लेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए एक एक को हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि नील दर्पण के लेखक आपको बता दिया दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नील दर्पण जो पुस्तक थी कब लिखी गई थी? 1859 को ये पुस्तक लिखी गई थी। नील आखिर था क्या? भी नील की अगर बात करें तो किसानों की दुर्दशा का एक ऐसा चित्रण था, यानी कि बात करें नील बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन इसके अंदर किया गया था। भी 1860 के दशक के अंदर विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने नील आंदोलन शुरू किया था और इसी के साथ 1917 के अंदर महात्मा गांधी ने चंपारण के अंदर सत्याग्रह नील किसानों को लेकर शुरू किया गया था। और गांधी जी की बात करें तो गांधी जी का भारत के अंदर यह प्रथम सत्याग्रह था और लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अंदर राजकुमार शुक्ल से गांधी जी को नील किसानों की दुर्दशा से परिचित भी करवाया था। अक्सर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट डाटा ये पूछ लिया जाता है। भी नील दर्पण का अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किसने किया था? मधुसूदन के द्वारा अंग्रेजी के अंदर नील दर्पण का अनुवाद किया गया था, यानी कि ट्रांसलेट की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर बात करें वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना की गई थी। टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसकी रचना की गई थी। ये जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हमने आपके साथ कवर करवाया। उम्मीद यही रहेगी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका ही एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।